शैलेश जी को आपने अमूमन इधर देखा होगा अमूमन आपने शैलेश जी को इधर ज़्यादा देखा होगा, क्योंकि पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार अगर कोई हैं तो ये हैं, वाह भाई वाह के सूत्रधार कोई हैं तो ये हैं, और सबको आपको जो इंट्रोड्यूस कराते हैं वो भी यही है। लेकिन आज गाड़ी की कमान मेरे हाथ में है तो गाड़ी भी मेरे हिसाब से चलेगी लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान के एक मशहूर शायर हैं अनवर मसूद साहब, उनका एक शेर है, वो हास्य व्यंग के कवि हैं और हास्य व्यंग का एक देश का सबसे बड़ा चेहरा आपके बीच में है। तो मैं चाहता हूँ कि बात वहीं से शुरू करूँ जहाँ से शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि उनके बगैर फसले बहारां भी बरगरीज, बरगरीज का मतलब होता है पतझड़, उनके बगैर, ये अपने घर पे भी आप सुना सकते हैं, मैं शैलेश जी को सुना रहा हूं, आप अपने घर पे सुनाइए, आनंद आएगा, कि उनके बगैर फसले बहारां भी बरगरीज और वो साथ बैठ जाएं तो अपनी खटारा भी मर्सिडीज। तो हमारे मंच पे आ गए, अब ये खटारा भी मर्सिडीज जैसी दौड़ेगी। शैलेश जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। सभी लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ पुनः अभिनंदन करें शैलेश जी का, क्योंकि हास्य के साथ कोई व्यक्ति अगर आपके मन के अंदर उतर जाए, केवल ये नहीं कि आप 2 मिनट हंसे और भूल गए, तो उस व्यक्ति की जो सालों की मेहनत है, सालों की तपस्या है, तब जाकर उतनी शिद्दत से वो शब्द निकलते हैं जो शैलेश जी हमारे बीच करते हैं। शैलेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे, हमारे बीच में जो साथी मेरे बैठे हुए हैं ये अधिकतर वो हैं जो कारीगर हैं, अधिकतर वो हैं जो बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइंस बनाते हैं, और आप तो तमाम सेट्स पे काम करते हैं। आपका सेट बनाने का काम ये साथी करते हैं, आपके लिए आपके घर का डेकोरेशन करने का काम, इंटीरियर करने का काम ये साथी करते हैं। तो आपका बहुत जुड़ाव है इनके साथ। मैं ये चाहता हूँ कि जो क्रिएटिविटी है, चाहे वो शिल्प की हो या शब्दों की हो, दोनों में क्या समानता आप देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपने मेरे अभिनंदन में और मेरे स्वागत में जो तालियां बजवाईं, मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। आज इस कार्यक्रम में हम लोग ये जो मुस्कुरा रहे हैं, हम लोग ये जो तालियां बजा रहे हैं, हम लोग जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, हम उनकी बदौलत कर रहे हैं जो इस वक्त देश की सीमा पे खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार पुरजोर तालियां हमारे देश की सेनाओं के लिए बजाई जाए, जो इस वक्त वहाँ इसलिए खड़े हैं ताकि हम मुस्कुरा सकें, हम हंस सकें। और भारत एक ऐसी शक्ति है, हिमालय जो है वो छोटे मोटे हवा के झोंकों से हिलते नहीं हैं, इसलिए भारत जो है हमारा सशक्त है। और आज उस सशक्त भारत में हम बैठे हैं। और अब आपका सवाल जो है वो मैं उस पर आता हूँ। आपने कहा कि शिल्प तो शिल्प होता है, चाहे वो शब्दों का हो या लकड़ी का हो या पत्थर का हो या माटी का हो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण काम ही रचना है। भगवान विश्वकर्मा ने जो रचा वो आपके सामने है, ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची वो आपके सामने है, मनुष्य ने जो समाज रचा वो हमारे सामने है। अगर रचना रुक जाएगी तो संसार रुक जाएगा। संसार का दूसरा अर्थ ही रचना है। वो रचना किसी भी चीज़ की हो सकती है, और दुनिया का हर वो व्यक्ति बेहद प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए जो कुछ भी रचता है। वो रचना कविता की हो सकती है, वो रचना कहानी की हो सकती है, वो रचना भवन की हो सकती है, वो रचना किसी खिलौने की हो सकती है, वो रचना किसी दरवाजे की हो सकती है, वो रचना किसी मूर्ति की हो सकती है, किसी प्रतिमा की हो सकती है, वो रचना किसी पेंटिंग की हो सकती है। लेकिन रचने वाला जो है वो महत्वपूर्ण है। साध्य क्या है, साधन क्या है, वो सब बाद की बातें, लेकिन रचना सबसे महत्वपूर्ण है। कंस्ट्रक्शन। 1985 में बाल कवि बैरागी जी ने मुझे एक बात कही थी, जब मैं बहुत छोटा था, हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया था बाल कवि के तौर पे। तब उन्होंने कहा था कि दुनिया में सिर्फ एक चीज़ करना, वो है रचना, और आलोचनाओं की परवाह मत करना, क्योंकि दुनिया भर में आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी चौराहे पर, किसी भी जगह पर किसी आलोचक की मूर्ति या स्मारक नहीं मिलता। किसी दरवाजे पर, किसी दीवार पर आलोचक की तस्वीर नहीं लगती। तस्वीर अगर के लगेगी
याद अगर रखा जाएगा तो सिर्फ रचना करने वालों को याद रखा जाएगा, विध्वंस करने वालों को कभी याद नहीं रखा जाएगा। और तमाम रचनाकार हैं, बड़े खूबसूरत रचनाकार हैं, बस फ़र्क इतना है कि मेरे हाथ में कलम है, इनके हाथ में दूसरे हथियार और हाथ में लकड़ी है। मैं कागज़ का सिपाही हूँ, ये काष्ठ के सिपाही हैं, बस बात सिर्फ इतनी सी है। वैसे वो कलम भी उसी लकड़ी से बनती है जी बिल्कुल ठीक कहा। और उसको तराशने वाले भी यही साथी हैं। बस यही फ़र्क है, अगर कोई रचनाकार होगा तो उस लकड़ी से कलम बना देगा, और कोई विध्वंस करने वाला होगा तो उसे कुल्हाड़ी बना देगा। लेकिन रचना करने वाला चाहिए कि रचना क्या चीज़ से हम कर सकते हैं। जी, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके और आगे बढ़ना चाहता हूँ। चाहे अभिनय हो, चाहे कविता की कुशलता हो, और चाहे बहुत खूबसूरत चित्रकारी या काष्ठकारी, ये जो तपना है कितना महत्वपूर्ण है, या जिसको कहिए कि हर वक्त एक गुंजाइश होती है नेक्स्ट लेवल पर जाने की। अब शैलेश जी भी कभी अपने आप को परखते होंगे घर पे बैठ के कि अब और क्या कह दूं, सब तो कह चुका हूं, अब और नया क्या कह दूं, या और इससे बेहतर अब क्या कह दूं। तो वो कितनी बड़ी चुनौती होती है कि नहीं, अब नया भी कहना है और अपने मीटर से ऊपर भी कहना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि आप अपने आप को अगर दबाव में डालेंगे कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, तो ऐसा नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। रचना एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, आप चाह के नहीं कर सकते हैं उसे। मैं चाह के कविता नहीं लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ, लेकिन चाह के प्रभावशाली कविता नहीं लिख सकता कि सबके दिलों में उतर जाए, ऐसा संभव नहीं है। वो एक स्वतः स्फूर्त प्रक्रिया है, लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को ये हमेशा याद दिलाते रहना होगा कि मैंने जो कर लिया वो कुछ भी नहीं है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। अगर आपकी प्रसिद्धि को, अगर आपकी सफलता को अगर आप दिमाग में बिठा लेंगे तो शायद फिर कुछ नया नहीं रच पाएंगे। आप उसे भूल जाएं, जो कर दिया वो पीछे रह गया, अब आगे क्या करना है अगर वो याद रखेंगे तो फिर नई नई चीज़ें निकल के आएंगी, जो हमारे साथी करते। मैं गाँव में पला बड़ा हूँ, तो जिस ज़माने में, उस ज़माने के जो मकान बनते थे, अगर उस ज़माने की दरवाजे, खिड़कियाँ, टेबल, फर्नीचर याद करूँ और आज की चीज़ें देखूँ तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल ज़मीन आसमान का, क्या मैं कहूँगा, आसमान और पाताल का फ़र्क है। सारी चीज़ें इस तरह से बदली, और बदली किस लिए? क्योंकि इन्होंने जो सोचा, जो हो गया वो हुआ, अब कुछ नया करें, अब कुछ नया करें। ये नया करने का भाव तब होगा जब आप पुराना भूल जाएंगे। आप गाड़ी चलाते हैं ना, गाड़ी में एक ग्लास होता है जिसका रियर ग्लास देखते हैं, जिसमें पीछे जो गाड़ियाँ छूट जाती हैं वो नज़र आती हैं, और एक ग्लास वो होता है विंड ग्लास, जिससे आप आगे देखते हैं। आप रियर ग्लास में देख के गाड़ी नहीं चला सकते, आपको आगे देखने वाले कांच में ही देखना होगा। जो पीछे छूट गया सो छूट गया, अब आगे क्या करना है बस ये याद रखा जाए तो नया रचा जाएगा। अच्छा, अब याद और भूल जाने की बात है तो मैं एक चीज़ आपको कह के देखता हूँ। मान लीजिए आज आप कविता करना भूल गए, नहीं, कुछ लिखना ही नहीं आ रहा है। आज से शैलेश जी कवि नहीं हैं, आज से शैलेश जी एक शिल्पकार और काष्ठकार हैं। मान लीजिए ऊपर वाला अभी आपको हुनर दे, तो आपके मन में क्या चल रहा है, आप क्या बनाएंगे? सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि मैं उस लकड़ी से, उस काष्ठ से भी कविता का निर्माण ही करूँगा। क्योंकि किसी शायर ने बहुत ठीक कहा है कि मेरा कत्ल करने की ज़रूरत क्या है, कलम छीन लीजिए मेरी, मैं यूं ही मर जाऊंगा। वाह, जब हाथ में कलम ही नहीं होगी। अच्छा, कविता का मतलब सिर्फ शब्दों का गढ़ना ही थोड़ी है। जो लकड़ी से, अभी मैंने कुछ चित्र देखे थे, मुझे वो पंकज जी और विज्ञा जो थे उन्होंने बताए थे कुछ चित्र वहाँ पे, जो लकड़ी से क्या खूबसूरत काम किया है इन लोगों ने, क्या क्या चीज़ें बनाई है। वो क्या किसी कविता से कम है क्या? रचना तो रचना है ना। आप कई बार कोई बहुत अच्छी फिल्म देखते हैं, आपको स्क्रीन पे लगता है कि सेल्यूलाइट पे कोई कविता चल रही है, तो कविता का अर्थ जो दिल में उतर जाए, जो एक क्षण में आपको वो रस दे दे जो आप सदियों में कल्पना नहीं कर सकते। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं करूंगा तो उसमें भी कविता ही, मैं कहीं कुछ और कर ही नहीं सकता। क्योंकि मेरे शिराओं में को अगर आप चीर के देखेंगे तो दो ही चीज़ें निकलेंगी, हिंदुस्तान निकलेगा और कविता निकलेगी, इसके सिवा मेरे शिराओं में कुछ नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि आपकी तालियां कमज़ोर हैं, ये सब आपकी तारीफ में बोल रहे हैं, अपनी में नहीं। नहीं, देखिए, इसमें तारीफ की बात नहीं है। ये एक किसी का शेर है कि आप तो यूं उदास बैठे हैं जैसे बीवी के पास बैठे हैं। बताइए क्यों बैठे हैं उदास? सही है, लेकिन फिर क्रिएटिविटी की जब हम बात कर रहे हैं और इस रचनात्मकता की बात कर रहे हैं, कुछ
ऐसे लोग हैं जो हर चीज़ में आपने कहा कि आलोचना ढूंढते हैं जी। और कुछ ऐसे लोग हैं जैसे मित्तल साहब इस वक्त बैठे हुए हैं जो एक पिता के तौर पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अभी हम जो अवार्ड्स देने वाले हैं तकरीबन 5 से 10,000 ऐसे कारीगर जो अलग अलग ज़िलों में दूर दराज काम कर रहे हैं, उनमें से चुनकर लाए गए कुछ अच्छे लोग जो नॉमिनीज हैं, उनमें से विनर कौन बनेगा हम नहीं कह सकते, लेकिन वो जूरी ने चुना है। लेकिन वो मेहनत भी ग्रीन प्लाई परिवार कर रहा है। तो इस इनिशिएटिव के लिए क्या कहेंगे आप? ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, समाज का निर्माण तभी होता है, राष्ट्र का निर्माण तभी होता है, सृष्टि आगे तभी बढ़ती है जब आप एक दूसरे को आगे बढ़ाएं। यदि आप प्रतिभाओं को खोजेंगे नहीं, यदि आप प्रतिभाओं की अवहेलना करेंगे, तो जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आगे तो आपको बढ़ाना होगा, लोगों को खोजना होगा। होता यह है कि हम लोग करते क्या है, हम लोग इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, नेग्लेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ कोई ना कोई होता है जो प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। देखिए, अगर मैं 1981 में हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पे आया, इतना सा था, 10-11 बरस की उम्र थी मेरी, और पहली कविता मैंने पढ़ी, और पहली कविता के बाद बाल कवि के रूप में पूरी दुनिया में और विख्यात हो गया और बड़ा नाम हुआ। लेकिन मुझे किसी ने कविता तो पढ़वाई थी। अब वो किस वजह से पढ़वाई थी, वो वजह बेईमानी है कि मेरे पिताजी मुझे लेके गए, कहा, लेकिन उन्होंने पढ़वाई थी। 25,000 लोगों के सामने एक बच्चे को खड़ा कर देना कि ये कविता पढ़ेगा, और पढ़वाई। तो जब जिंदगी में मुझे मौका मिला तो मुझे लगा कि मुझे कहीं ना कहीं ये करना चाहिए कि अगर किसी एक व्यक्ति ने मुझे कविता पढ़वाई है तो मेरा फर्ज मेरे मंच के प्रति ये है कि मैं इतने व्यक्तियों को नया कविता पढ़वाऊं ताकि वो मंच पे दोनों को दुनिया के सामने आ सकें। तो वाह वाह क्या बात है, या वाह भाई वाह, या बहुत खूब। मैंने जितने टेलीविजन के प्रोग्राम किए कविता के, कुछ 1500-2000 एपिसोड किए, लगभग 600-700 नए कवियों को टेलीविजन पे मैं पहली बार लेके आया। लेकिन निमित्त बन के मैंने कोई एहसान नहीं किया, मैंने अपने आप पे ये ज़रूर सोचा, और अगर कोई उपकार किया तो मैंने खुद पे किया कि ईश्वर ने मुझे ये मौका दिया कि जब मुझे किसी ने आगे बढ़ाया तो कम से कम मुझे भी तो किसी को आगे बढ़ना चाहिए, मुझे भी तो किसी को आगे बढ़ाना चाहिए। अगर वृक्ष के ऊपर किसी वृक्ष पे नई कोपल नहीं आई तो फूल खिलेंगे कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे बात? तो ये तो हमारा फर्ज होना चाहिए। तो कोई ना कोई, अब जैसे मैं पहली बार कोई ऐसा कार्यक्रम देख रहा हूँ जहाँ कारपेंटर बंधुओं के लिए इस तरह का कोई अवार्ड फंक्शन किया। किसी ग्रीन प्लाई ने सोचा कि हमें ये करना चाहिए, हमें इन्हें ढूंढना चाहिए, प्रतिभा को ढूंढना चाहिए, और उन्होंने ढूंढा और बुला के अवार्ड देने की कोशिश की, और आप 3 साल से कर रहे हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन ये करना है, हम सभी को करना है, हम तभी आगे बढ़ेंगे। जो हाथ होता है ना, ये हाथ अगर हाथ में मिले ना तो ही साथ बनता है, वरना तो हथेली रह जाती है। अच्छा, मैं इसी पे आने वाला था। मैं इन्हीं साथियों के लिए जो ये एक बड़ी टीम के साथ काम करते हैं, कुछ कारपेंटर्स हैं, और वो जो कारपेंटर हैं वो अपनी जब टीम बनाते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्टर हो जाते हैं। जी, मुझे ये भी बताइए कि आपके निजी जीवन में कुछ विशेष कारीगरों का हाथ है क्या, जिन्होंने जैसे आपने बताया कि किसी ने मंच पे कविता आपको पढ़वा दी, लेकिन मैं रियल लाइफ में आपका ये अनुभव भी जानना चाहता हूँ कि कुछ आपने कहा हो कि नहीं, अब भाभी जी को ये पसंद नहीं आ रहा है तो कुछ नया बनाते हैं। बनता रहता है, कुछ ना कुछ नया तो होता ही रहता है। और मुंबई में क्या होता है, आमतौर पे जगह की तलाश होती है, सामान बढ़ता चला जाता है, जगह तो उतनी रहती है। अब इतने पैसे तो होते नहीं कि आदमी नया घर खरीद ले, तो उसी जगह में से, उसी घर में नई जगह बनाने की कोशिश चलती रहती है, तो उसमें काम चलता ही रहता है। इनफैक्ट अभी भी चल रहा था मेरे घर में, कुछ दिनों पहले ही ख़त्म हुआ है। एक पूरा कमरा जो है वो पूरा पुनर्निर्माण उसका किया गया, चलता रहता है। आप लोगों के बिना हमारी ज़िंदगी कहाँ है, संभव ही नहीं है। इनके कामकाज को देख के कुछ हास्य निकलता है कभी, क्योंकि आप रियल लाइफ से उठा लेते हैं सारी चीज़ें चलते चलते। अगर आपने कुछ अनुभव किया हो काम करवाते नहीं, हाथ से तो नहीं निकलता, कई बार रोना आ जाता है कि भाई ख़त्म हो जाए यार। 10 दिन का कहा था, 20 दिन हो गए, 30 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, अब तो ख़त्म हो जाए यार। लेकिन वो चलता। देखिए क्या है, ये काम जो है बड़ा प्रिसीजन का है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है, जो बहुत अच्छा लगता है, ये जो नेटिव इंटेलिजेंस होती है ना, ये जो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो आप लोगों के लिए मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है कि इस बुद्धिमत्ता को डिग्री की ज़रूरत नहीं होती। मैं घर में काम करने आते हैं जो लोग मैं देखता हूँ, वो कोई ग्रेजुएट नहीं है, या कोई इंजीनियर्स नहीं है, या आर्किटेक्ट नहीं है, लेकिन उनका साहब, उनका जो एक्यूरेट सूत्र हुआ है इतना सही होता है कि उसमें कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर, मतलब ये है कि इन चीज़ों के लिए बुद्धि की आवश्यकता
होती है, डिग्री की आवश्यकता नहीं होती, और जितना अच्छे ढंग से काम करते हैं, क्या बात है। बिल्कुल, लेकिन मैं आपके निजी जीवन को भी थोड़ा सा समझना चाहता हूँ। जी 3 पड़ाव मैं देख रहा हूँ, एक अभिनेता के तौर पर, एक कवि के तौर पर, और एक मोटिवेशनल स्पीकर से ज़्यादा मैं कहूँगा मोटिवेशनल टीचर के तौर पे। इन तीनों में सबसे कठिन काम आप क्या मानते हैं? देखिए, पहली बात तो तुलना करना मोटिवेशनल स्पीकर, कविता या अभिनय, देखो मैं तीनों को ही कठिन नहीं मानता। इसलिए कठिन नहीं मानता क्योंकि ये भीतर से उपजता है। सबसे पहले तो अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं इन सब तीनों को छोड़ के कहूँगा कि मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ कवि हूँ। सबसे पहले कवि हूँ, और कविता चूँकि ईश्वर ने मुझे प्रदान की तो मेरे लिए बड़ा सहज भाव से आई। और कविता जब आदमी पढ़ता है तो उसमें अभिनय करता ही है। तो जब मैं अभिनय करता हूँ तो मेरा कवि मुझे समृद्ध करता है, और जब मैं कविता पढ़ता हूँ तब मेरा अभिनेता मुझे समृद्ध करता है। और जब मैं मोटिवेशनल स्पीच देता हूँ तो मैं भाषण की तरह देता ही नहीं, मैं बात करता हूँ, और सचमुच में बात ही करता हूँ। जो मेरे निजी जीवन के अनुभव है, जो आसपास के अनुभव है, वो मैं बात करता हूँ। वरना दुनिया में कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर किसी को बदल नहीं सकता। इसलिए अगर आप मुझे कहें कि तीनों में कठिन क्या है, तो ये तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा कहना, लेकिन ये कहूँगा तीनों में सबसे सहज मेरे लिए क्या है, तो वो कविता है। अच्छा, मारवाड़ियों से आपका प्रेम बहुत है। प्रेम क्यों नहीं होगा भाई? नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, निश्चित तौर पे हर मंच पे मैं हर मंच पे मारवाड़ी दुनिया में सीना ठोक के कहता हूँ कि हाँ मैं मारवाड़ी हूँ। क्यों ना कहूँ भाई, मैं उस माटी में पैदा हुआ हूँ, उस माटी में पला बड़ा हूँ। मैं आज भी, आप अगर मुझे हिंदी में बात कर रहे हो तो मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, अन्यथा मैं मारवाड़ी बोलता हूँ। मेरे जितने मेरे मित्र हैं, अभी भी मैं उनसे मारवाड़ी में ही बात कर रहा था वहाँ बैठ के। और मेरी अपनी भाषा है, मेरी अपनी ज़मीन जहाँ की भी हो, उससे प्यार होना ही चाहिए। तो मैं सीना ठोक के कहता हूँ हाँ मैं मारवाड़ी हूँ, क्योंकि एक आदमी को आप मारवाड़ से बाहर निकाल सकते हो, आदमी के भीतर से मारवाड़ बाहर नहीं निकाल सकते। जो हमारे भीतर है वो हमारे भीतर। जोरदार तालियों के साथ शैलेश जी का धन्यवाद कीजिए। ये सारे साथी आपसे सुनना चाह रहे थे, केवल मेरा अनुरोध इसलिए था कि आप 2 लाइन भी अगर सुना देंगे तो मेरा कहना भी सार्थक हो जाएगा और इनका आपकी प्रतीक्षा करना भी। मैं आज के इस मौके पे मेरी 4 पंक्तियां सिर्फ सुना देता हूँ, और इसलिए सुना देता हूँ कि 2 दिन से जो हम हिंदुस्तान, जो अपने शौर्य का और अपने पराक्रम का प्रदर्शन कर रहा है, जो हिंदुस्तानी सेनाएं हैं, हमारे पड़ोसी देश ने इतने सारे ड्रोन मिसाइल फेंके, लेकिन हमारे रक्षा व्यवस्था ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और एक भी फटने नहीं दिया। और हमारे इतने कमाल के सैनिक और इतना कमाल का नेतृत्व जिसने दुनिया को बता दिया। हम अहिंसक ज़रूर हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ करें और हम चुप बैठे रहें। तब मुझे मेरी 4 पंक्तियाँ याद आती हैं, मैं वही कहना चाहता हूँ इस मौके पे कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं। ये पूरी दुनिया को अब समझ में आ गया है। ये जो नया भारत उठा है ना, ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया है कि सच है 140 करोड़ लोगों का हमारा देश, हमने किसी पे हमला नहीं किया 5000 साल में। आप इतना कायरानापूर्ण काम करें पहलगाम में और उसके बाद ये प्रतीक्षा करें कि हम चुप बैठे रहेंगे, ऐसा कैसे संभव है? तब 4 पंक्तियां मेरी सुनाता हूं कि सच है इरादे हमारे विध्वंसक नहीं हैं, अकारण युद्ध के हम भी प्रशंसक नहीं हैं, अहिंसा के पुजारी हैं हम, लेकिन सुन ले दुनिया अहिंसक हैं हम, नपुंसक नहीं हैं। और इस सारी दुनिया को हमने बता दिया कि हम क्या हैं। बिल्कुल, तो इसी नोट पर आपकी जोरदार तालियां शैलेश जी के लिए। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद।